आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है। उसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कंपनी अकाउंट्स में लास्ट टॉपिक है। कंपनी अकाउंट्स में अभी तक हमने देखा कि शेयर कैपिटल की कैसे अकाउंटिंग करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि इश्यू ऑफ डिवेंचर की कैसे अकाउंटिंग करते हैं, और शेयर कैपिटल में भी हमने सिर्फ देखा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की कैसे अकाउंटिंग करेंगे। और फिर देखा हमने इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की कैसे अकाउंटिंग करते हैं। फिर हमने बोला डिवेंचर का एक फीचर होता है, डिवेंचर रिडीम किए जाते हैं। कंपनी कंपनी एक टाइम बाद डिवेंचर्स को रिडीम करती है, और रिडीम में हमने क्या समझा था, मतलब होता है रिपेमेंट करती है। कंपनी क्या करती है? रिपेमेंट करती है। इश्यू के वक्त क्या होता है? इश्यू के वक्त यहाँ पे कंपनी है और यहाँ पे डिबेंचर होल्डर है। डिबेंचर होल्डर इसको क्या देता है? कैश देता है, और ये इसको क्या देती है? डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है। और रिडेम्पशन के वक्त क्या होगा? रिडेम्पशन के वक्त कंपनी है, डिबेंचर होल्डर हम्म, है। कंपनी इसको क्या देगी? कैश देगी, और ये अपना सर्टिफिकेट इसको वापस देगा। तो हम्म, बेसिकली रिडेम्पशन के वक्त मतलब क्या होता है, कंपनी जो डिबेंचर्स होते थे डिबेंचर होल्डर से वापस लेती है और उसको अपना पैसा वापस देती है। उसका मतलब है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है बाय बाय करना, रिडीम करना, रिपे कर देना वापस डिबेंचर। ठीक है। अब आपको सर ये सीखना है कि सर्टिफिकेट वापस क्यों देते हैं? डिबेंचर इज बेसिकली व्हाट? डिबेंचर इज अ डेट ऑन द कंपनी। हमने जब डिबेंचर की डेफिनेशन पढ़ी थी, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड बाय द कंपनी विच इज एक्नॉलेजिंग अ डेट ऑन द कंपनी। तो बेसिकली डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर डेट। कंपनी की एक लाइबिलिटी होती है। बेटा लाइबिलिटी को आप क्या करते हो? पे करते हो ना। हम्म। जैसे आपका क्रेडिटर है, जैसे आपका बैंक लोन है, आप उसे पे कर लेते हो एक टाइम पे। क्रेडिटर के पास आपकी जब आप इससे उधार मान लेते हो, तो आपको टाइम लाइन देता है, भाई आपको 90 डेज का क्रेडिट पीरियड बोलते हैं हम उसको, वापस देना पड़ेगा। आप बैंक से लोन लेते हो, टर्म लोन लेते हो, तो वो आपको बोलेगा कि भाई हर महीने आपको इतनी इंस्टॉलमेंट देनी, ईएमआई देनी, जो देनी। तो बेसिकली व्हाट यू डू, जो आपकी लाइबिलिटी होता है वो पे कर लेते हो। यहाँ पे भी डिबेंचर्स आपकी एक लाइबिलिटी है, उसको आप पे करते हो। So that's why we pay back the debenture holders the money which they have given us. Now the point is कि कब देते हैं, वो डिसाइड होता है जब आप डिबेंचर को इशू करते हैं। उस इशू के साथ ही आप प्रोसेस में लिखो कि ये डिबेंचर जो रिडीमेबल डिबेंचर्स होंगे, उसका पैसा आपको कब मिलेगा? 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, या हमने पढ़ा था इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, हर साल हम 10% डिबेंचर रिडीम करेंगे। वट एवर इट इज, अल्टीमेटली company is going to pay you back the money unless otherwise they are converting the debentures into the share। ठीक है। जी। तो इसमें कोई रिलेवेंट सेक्शन है कंपनीज एक्ट की। सेक्शन 71 बोलता है डिबेंचर के बारे में। सो व्हाट आई विल डू राइट नाउ, मैं आपको एक चीज कहूंगा जो आपको सीए करने में ना हेल्प करेगी। तो गिव मी 1 सेकेंड। जब आप सीए करोगे इंशाल्लाह, आप लोगों को मेरी कुछ स्क्रीन दिख रही है? यही ना बोर्ड जो यूज करते हो आप? अच्छा, सिर्फ वही दिख रहा है। हम्म। तो आई विल यूज न्यू टैब। अब कुछ दिख रहा है? हाँ। कंपनीज एक्ट। बेयर एक्ट। ये आपका कंपनीज एक्ट है। हम्म। कंपनीज एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस है। हम्म। इसमें देखो हम देखेंगे डिबेंचर्स के बारे में कौन सा सेक्शन है। ठीक है ना, मैं आपको वो पढ़ा दूंगा थोड़ा। एंड यू हैव दिस सेक्शन 71 रिगार्डिंग द डिबेंचर्स, दिखा आपको सेक्शन 71 रिगार्डिंग डिबेंचर्स, ये हाँ, मैंने हाईलाइट कर डिवेंचर। दी। ठीक है। तो बेसिकली कंपनीज एक्ट क्या करता है, वो हर एक चीज के बारे में बोलता है कि ये अगर करना होगा क्या होगा। अब देखिए कंपनीज एक्ट डिबेंचर्स के बारे में क्या बोलता है। ठीक है ना। हम्म। नंबर 200। नंबर 100। एक बार जस्ट देखते हैं डिबेंचर्स के बारे में कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, हालांकि ये अभी आपको 12th लेवल में जरूरत नहीं है, बट ये आपको ना आगे काम कराएगी। जैसे आगे पता नहीं है मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, तो मुझे आपको थोड़ा आपको उस चीज के लिए भी तैयार करो। देखो दिस इज ऑल अबाउट डिबेंचर जो लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना। आई होप हम्म। आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही है। जी सर। मैं पढ़ लेता हूँ। सेक्शन 71 बोलता है A company may issue debentures with an option to convert such debentures into shares either wholly or partly at the time of redemption।
मतलब हम्म कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। तो कंपनीज एक्ट 2013 इसको राइट देता है कंपनीज को कि आप अगर चाहो आप डिबेंचर से पैसा ले सकते हो, और डिबेंचर्स में आप एक ऑप्शन रख भी सकते हो कि दे कैन बी कन्वर्टेड इन शेयर्स इधर पार्टली और होली। तो ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी। तो कंपनीज एक्ट हम्म इसको पावर देता है कि आप डिबेंचर इशू कर सकते हो, और प्लस उसमें आप एक और ऑप्शन दे सकते हो कि रिडेम्पशन के वक्त आप इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट करोगे इधर शेयर्स में, होली और पार्टली। इट इज नॉट नेसेसरी, आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो, बट आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हो, चाहे वो फुली कन्वर्टेबल हो गया पार्टली कन्वर्टेबल है। यहाँ पे आप देखो ब्यूटी ऑफ द एक्ट, जो ये एक्ट बनाया जाता है, ये लॉयर होते हैं, बड़े बड़े लॉयर जो एक्ट लिखते हैं, एक छोटी सी लाइन लिखी है और इसमें बहुत ज्यादा मान्य होता है। फिर बोलता है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोवाइजो। क्या बोलते हैं, ये आपको आगे पढ़ना चाहिए मैं, बट मैं आपको अभी तैयार करता हूँ। प्रोवाइडेड, जहां पे भी प्रोवाइडेड आ गया इट मीन जो मैं ऊपर बोल रहा हूँ उसकी मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, उसको बोलते हैं प्रोवाइजो। Provided that the issue of debentures with an option to convert such debentures into shares wholly or partly shall be approved by special and passed by general meeting। बोलता है कि अगर कंपनी बोलती है, देखो नॉर्मली अगर आपको डिबेंचर्स इशू करने हैं जो नॉर्मली रेडीमेड होगी कोई इशू नहीं है, बट अगर आप ऐसे डिबेंचर्स इशू करना चाहते हो, कंपनी से कंपनी को बोलता है अगर आप ऐसे डिबेंचर्स इशू करना चाहते हो जो कल को कन्वर्टेबल होंगे इनटू शेयर्स, तो इसके लिए आपको पहले जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, कंपनी को एक जनरल मीटिंग करनी होती है, उसमें सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और उनको बोलते हैं रेजोल्यूशन पास करो कि हम ऐसा करें कि नहीं। क्यों, देखो ब्यूटी भी देखो इसकी, क्योंकि स्टेक किनका है भाई, अगर आप ऐसे डिबेंचर इशू करोगे जो कल को शेयर होल्डर बनेंगे, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को खतरा है ना, वो बोलेंगे यार आज कंपनी के हम मालिक हैं, ऐसा हो गया कि आपने किसी और को भी राइट दिया कि वो भी मालिक बनेगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। यू आर गेटिंग मी आर नॉट, जी सर। मेरे को नुकसान हो जाएगा ना मेरे शेयर होल्डर। तभी बोला कंपनी एक्ट ने कि भाई अगर आपने ऐसा करना तो ऐसा करो, शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाओ, उसको बोलते हैं जनरल मीटिंग। वहां पे क्या करो, वहां पे आपने ये ख्याल रखना है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। एक होता है जनरल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दूसरा होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या है भाई, 50% से ज्यादा वोट अगर आ गए फेवर में तो वो होता है रेजोल्यूशन पास कर लिया, मतलब 50% से ज्यादा वोटिंग अगर फेवर में आ गई रेजोल्यूशन क्या पास होता है। कंपनी में क्या डिसीजन होता है भाई, मैं भी मालिक हूँ तू भी मालिक है, ये सारे शेयर होल्डर मालिक है। डिसीजन कैसे होता है, कुछ डिसीजन कंपनी एक्ट बोलता है इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चलेगा, कुछ डिसीजन बोलता है कि इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चलेगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो वोट्स इन फेवर होंगे वो वोट्स अगेंस्ट के से ज्यादा होना चाहिए, समझ आई बात। बट यहाँ पे बोलता है स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 75%, मतलब जो वोट्स अगेंस्ट है उससे 3 गुना, थर्ड 3 टाइम्स जो है वोट्स इन फेवर होंगे। मतलब अगर 100 वोट्स है, 75 फेवर में होने चाहिए, 25 अगेंस्ट होने चाहिए, तब आप इसको पास करते हो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, ज्यादा नुकसान होगा, जहाँ पे रिस्क ज्यादा है वहां पे बोलता है कि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स एग्री करने चाहिए। एनीवे जो हमारा पॉइंट नहीं है, उसमें हमें कोई जाना नहीं है। अभी जो रिलेवेंट सेक्शन है वो हम पढ़ेंगे। तो एक चीज आपको समझ आ गई, मैं आपको एक्चुअली आगे के लिए तैयार कर रहा हूँ, फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो 2 चीजें मैंने आपको बता दी कि भाई कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है, और ऐसे डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं जहां पे वो कल को कन्वर्टेबल होंगे इनटू शेयर्स। बट अगर ऐसे डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो उसमें आपको जनरल मीटिंग में, शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। और बोल रहा है सेक्शन, सबसेक्शन, ये होता है सेक्शन 5071 सबसेक्शन 1, और सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, नो कंपनी शैल इशू एनी डिबेंचर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स। कोई भी कंपनी ऐसा डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है जिसमें वोटिंग राइट हो, समझ आई बात। डिबेंचर्स को कोई वोटिंग राइट आपने नहीं देना है। सेक्शन 3 बोलता है सिक्योर डिबेंचर्स में बी इशूड बाय कंपनी, कंपनी सिक्योर डिबेंचर्स इशू कर सकती है तो सच टर्म्स एंड कंडीशन एज विल बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जो कंपनी एक्ट प्रेस्क्राइब करेगा, वो थ्रू रूल्स प्रेस्क्राइब करता है वो, ठीक है। देखो आप सेक्शन, सबसेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 71 सबसेक्शन 4, वायर डिबेंचर्स आर इशूड बाय अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन। अगर कोई भी कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है, अगर कोई भी कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है, द कंपनी शैल क्रिएट ए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो कंपनी को क्या करना है क्रिएट, जल्दी बताओ क्या क्रिएट करना है कंपनी को, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि कंपनी अगर तू डिबेंचर इशू करेगी तो एक काम करना, आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यू शुड क्रिएट ए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कहां से क्रिएट करना है, जो आपके प्रॉफिट्स होंगे, कौन से प्रॉफिट होंगे, विच आर अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एंड द अमाउंट क्रेडिट टू सच अकाउंट शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। किसको ये मतलब समझ आया,
किसको ये मतलब समझ आया, जल्दी बताओ। सर ये कहाँ पे है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा इस पे, कौन सा ये वाला पॉइंट ये है? दिख रहा है बेटा आपको, ये सबसेक्शन 4। अच्छा 4 वाला। पढ़ो एक बार सारे। While debentures are issued by company under this section, अगर कंपनी डिसाइड कर रही है कि वो डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो अच्छा द अच्छा। कंपनी शैल क्रिएट ए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो कंपनी को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट। कंपनी के हम्म। प्रॉफिट से, कौन से प्रॉफिट से? विच आर अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वो वो डिविडेंड। प्रॉफिट्स जिससे आप डिविडेंड दे सकते हो, उससे आपको ट्रांसफर करना है कुछ अमाउंट एक रिजर्व में, जिसका नाम है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। एंड द अमाउंट क्रेडिट टू सच अकाउंट, और जो पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, हम्म। बस इतना ही आपको पढ़ना है। बाकी इंशाल्लाह जब आप आगे सीए करोगे, तो जो आपका लॉ का टीचर होगा वो आपको पढ़ा देगा बहुत डिटेल में सारा सेक्शन। बट मुझे अकाउंटेंसी के लिए कितना ही पढ़ाना था। मैंने आपको सब सेक्शन 1 पढ़ा दी, और सब सेक्शन 2 पढ़ा दिया, और सब सेक्शन 4 पढ़ा दिया। सब सेक्शन 1 बोल रहा था कि कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा था वो वोटिंग राइट्स भी हो सकते हैं, बट अगर वोटिंग राइट्स हो गए तो कंपनी को एक ख्याल रखना है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, तभी अगर सब मतलब मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स मान गए, तभी ऐसे डिबेंचर इशू कर सकते हो जो कन्वर्टेबल होंगे। अदरवाइज आपको नॉर्मल डिबेंचर इशू करने हैं जो नॉर्मली रिडीम होंगे। फिर था कि अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। आपको क्रिएट करना है डीआरआर। कहां से क्रिएट करना है? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट। जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स है, जिनसे आप नॉर्मली डिविडेंड दे सकते हो, उन्हीं प्रॉफिट से आपको ये ट्रांसफर करना है। और फिर इस अकाउंट में जो पैसा यूज ट्रांसफर कर दिया, उस पैसे को आप सिर्फ यूज कर सकते हो, सिर्फ किस लिए? रिडेम्पशन के लिए। हम्म। ये आपको थ्योरी समझ आया, बट आपको ये प्रैक्टिकली कुछ समझ नहीं आया क्या आप बोलना चाहता है कंपनी का। ठीक है, अब कितना परसेंटेज डिबेंचर करना है वो करना है, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। बट अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ा डीआरआर के बारे में बता दिया। आपको रिडेम्पशन का मतलब समझ आया? जी सर। क्या मतलब रिडेम्पशन का? रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर। रिपेमेंट। अब देखो, अब रिपेमेंट का मतलब बहुत सिंपल है। इश्यू के वक्त आपने उनसे पैसा लिया, और रिडेम्पशन के वक्त आपने उनको पैसा वापस दिया। ठीक है, अब मेथड ऑफ रिडेम्पशन हम पढ़ेंगे पहले, मैं डीआरआर पे बाद में आऊंगा। मेथड ऑफ रिडेम्पशन, तो कंपनी के तरीके जो है बायबैक के, वो क्या है? एक है लमसम। क्या है? लंपसम। हम्म। लमसम मेथड है। हम्म। दूसरा है बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तीसरा है बाय कन्वर्जन। और चौथा है बाय परचेज इन ओपन मार्केट। तो इसमें फिर होता है अंदर में दो तरीके। एक होता है इमीडिएट कैंसिलेशन, फिर करते हैं हम हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। मैं ये सारा दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो इसके फिर होता है लास्ट में कैंसल लेटर ऑन और सोल्ड। सर इसमें क्या होता है, हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट? हाँ, उसके बाद फिर या तो कैंसल किए लेटर ऑन, या सोल्ड कर दिए लेटर ऑन। हालांकि ये पूरा अगर सोल्ड कर दिए तो रिडेम्पशन नहीं होता है, बट फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, हम्म। लिखा आपने सारा? जी सर। रिडेम्पशन का एक सिंपल तरीका है। आपने डिबेंचर्स इशू कर लिए Y0 पे, और हम्म। Y5 पे बोला आज इशू किया, और Y5 पे रिडीम किया। ये होता है हम्म। लमसम मेथड। ठीक है, हम्म। अगर मैं पहला मेथड लिखाऊंगा, आज मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, कल मैं फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। पहला मेथड अगर लमसम मेथड होगा, ठीक है।
हम्म, अभी मैं कोई डीआरआर वीआरआर नहीं बोल रहा हूँ, तो बहुत सिंपल बोल रहा हूँ। लमसम मेथड में नॉर्मली क्या होगा, आप देखो, आप आज ने जब इशू कर लिए, इशू हम्म, आपने डिबेंचर कर लिए, सपोज 100 रुपए का डिबेंचर था, इसका इशू प्राइस 100 रुपया है और रिडेम्पशन 100 रुपया है। रिडेम्पशन पे आपको 100 रुपया देना है। जब आपने इशू किया तब आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक डिबेंचर पे 100 रुपया, जितने भी डिबेंचर होंगे इंटू 100 रुपया। फिर क्या करोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 टू डिबेंचर्स अकाउंट डिबेंचर। 100, ठीक है। सपोज 10% डिबेंचर्स है तो 10% डिबेंचर होगा, और ये रिडीमेबल है आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल में क्या होगा? Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y5 क्या होगा? हर साल आप इंटरेस्ट दोगे। ईच ईयर जो होगा, ईच ईयर आप क्या करोगे? इंटरेस्ट की एंट्री पास करोगे, इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट एंट्री पास करोगे तो वो पता ही है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होता है, डिबेंचर होता है तो बैंक, और जो टीडीएस होगा वो काटोगे, वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। अब है जिस साल रिडीम होगा, जिस साल रिडीम हो गई ये डिबेंचर, रिडेम्पशन में एंट्री क्या होगी? अब उनसे डिबेंचर वापस लोगे, तो 10% डिबेंचर की लायबिलिटी आप खत्म करोगे, है ना। जो डिबेंचर की लायबिलिटी थी उसको खत्म करोगे, लायबिलिटी को खत्म करोगे, क्या करोगे? डेबिट करोगे। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, किसको आपने पैसा देना है? टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 100, और फिर डिबेंचर होल्डर को पैसा दोगे तो एंट्री करोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 100। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। डिबेंचर होल्डर डेबिट, डिबेंचर होल्डर क्रेडिट, आपकी जो लायबिलिटी थी 100 रुपीज, वो आपकी बैलेंस शीट से खत्म हो जाएगी। तो रिडेम्पशन के वक्त आप एंट्री क्या करोगे? जितनी भी आपकी डिबेंचर्स की लायबिलिटी पड़ी है, वो डिबेंचर जो आप रिडीम कर रहे हो, उन डिबेंचर्स को डेबिट करोगे। तो वो पैसा क्रेडिट करोगे पहले डिबेंचर होल्डर में, और डिबेंचर होल्डर अकाउंट जब उनको फिर चेक दे दोगे, फिर एंट्री करोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ आया आपको? जी सर। ये हो गया अगर आपका लमसम मेथड है, मतलब सारे डिबेंचर्स आपने वो कर दिए। अब अगर आपने ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स कर लिया, मतलब आपने एक साथ नहीं कर लिया, आपने बोला कि यार हर साल हम कर रहे हैं, अगर आज आपने 10 लाख के डिबेंचर इशू कर लिए और आपने बोला हर साल हम 2-2 लाख के डिबेंचर इशू करेंगे, 2-2 लाख के डिबेंचर रिडीम करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? Y1 पे 2 लाख के डिबेंचर की रिवर्सल एंट्री होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। फिर अगले साल भी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे करोगे। तो एक दो तरीके ये हुए कि या तो आप लमसम में करोगे 5 साल बाद, या तो हर साल थोड़े थोड़े करोगे। तो कुछ मुश्किल है, जितने डिबेंचर्स आप रिडीम कर रहे हो उतनी की लायबिलिटी आपको कम करनी है। वो पैसा आप पहले दिखाओगे कि हमने डिबेंचर होल्डर को देना है, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, एंड देन डिबेंचर होल्डर को जो पैसा दोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अल्लाह अल्लाह खैर चला। और उसको कोई टीडीएस नहीं काटते हैं, बिकॉज वो उसकी इनकम नहीं होती है। समझ आई बात? जी सर। फिर तीसरा है, अगर आप डिबेंचर रिडेम्पशन कर रहे हो बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है? शेयर्स में कन्वर्टेड। शेयर्स कर रहे हाँ, शेयर्स हो, में अगर कन्वर्ट। आप शेयर्स को रिडीम कर रहे हो, मतलब रिडीम डिबेंचर्स को बाय बैक कर रहे हो, डिबेंचर तो आपके पास वापस आ रहा है, बट यहां से आप क्या जा रहा है? कैश नहीं जा रहा है, तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? अगर बाय कन्वर्जन एंट्री होगी, हम इनके हर किसी के एक एक क्वेश्चन करेंगे, बट मैं जैसे आपको बेसिकली दिखा रहा हूँ, अगर कन्वर्जन हम करेंगे तो कोई मुश्किल बात है। जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो बहुत सिंपल बात है, व्हेन वी आर रिडीमिंग द डिबेंचर बाय वे ऑफ कन्वर्जन, तो क्या होगा? डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अगर उसको इक्विटी शेयर दे रहे हो तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे यहाँ पे आपने बोला कि ये 100 रुपए का डिबेंचर जो है इसको हम रिडीम कर रहे हैं, और यहाँ से क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। 10 शेयर दे रहे हैं ऑफ रुपीज अच्छा अच्छा। 10 ईच। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 100, 100। फिर क्या लिखोगे नरेशन? बीइंग डिबेंचर्स redeemed and equity 10 equity shares of rupees 10 each issued against one debenture of rupees 100। ये होता है बाय कन्वर्जन। यहां तक अच्छे से समझ आया? यहां तक अच्छे से समझ आया? जी सर।
सब बताओ, समझ आ रहा है कि बाउंसर क्या है? नो सर, आ रहा है। सबको समझ आ रहा है? जी सर। ठीक है, मैं बेसिक बेसिक भी बता रहा हूँ, मुझे अभी समझ लो आज हमारी थ्योरी है, कोई प्रैक्टिकल लेक्चर नहीं है। और लास्ट वाला जो मेथड है, इन सब के हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, बट मैं आज थोड़ा बेस बना रहा हूँ। बाई परचेज इन ओपन मार्केट, ये जो मैंने लास्ट वाला कहा था। ओपन मार्केट से मतलब क्या है? इमेजिन करो हमारे डिबेंचर्स हमने इशू कर दिए, हमारे डिबेंचर्स हमने मार्केट में इशू किए। ये डिबेंचर्स जिस तरह से शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, ये मार्केट में आपको ट्रेड होते हैं। मतलब मैंने तो डिबेंचर इशू कर दिए, अब मुझे, मैं एज ए कंपनी तो दे दिया डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर आपस में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सदब चाहेगी उसको देना, मुलाजा चाहेगी उसको देना, ये आपस में कर सकते हैं। आज कंपनी को पैसे की जरूरत थी और मैंने क्या किया, कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिए। इट में वेरी वेल हैपन आफ्टर 2-3 ईयर्स मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास सरप्लस पड़ा हुआ है। वेरी वेल हैपन, कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है, बट जो डिबेंचर्स है वो रिडीमेबल है आफ्टर 10 ईयर्स। सपोज डिबेंचर्स रिडीमेबल है आफ्टर 10 ईयर्स, ये कंपनी है, तो यहाँ पे ये पर्सन है जो डिबेंचर होल्डर्स है, ठीक है ना? ये कौन है? ये डिबेंचर होल्डर्स है। 3 साल बाद क्या होता है, मेरे पास सरप्लस है सपोज, या वट एवर रीजन। हर साल मैं क्या करता हूँ, हर साल मैं क्या करता हूँ, इनको इनको इंटरेस्ट दे रहा हूँ, है ना, मेरा खर्चा हो रहा है ना, इंटरेस्ट दे रहा हूँ। सपोज मेरे पास सरप्लस है 3 साल बाद, और यहां में से कोई बंदा अपना डिबेंचर बेचना चाहता है, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में एक दूसरे से खरीद रहे हैं, जस्ट लाइक आपके शेयर्स बिकते हैं मार्केट में, स्टॉक पे ये लोग ट्रेड हो रहे हैं, ये डिबेंचर्स ट्रेड होते हैं पर्टिकुलर वैल्यू पे जो भी होते हैं। अगर मेरे को लग रहा है सरप्लस पे है, या मेरे को लग रहा है अभी जो डिबेंचर्स की मार्केट में वैल्यू है, ये मार्केट ड्रिवन होता है, 100 रुपए पे नहीं, अभी 99 पे बिक रहे हैं मेरे डिबेंचर। तो कंपनी क्या करती है इस केस में, अगर कंपनी चाहेगी, ये मार्केट से परचेज करती है अपने डिबेंचर्स। क्या करती है? परचेज करती है ओन डिबेंचर्स। कंपनी ऐसा कर सकती है, समझ आई बात? कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अभी रिडीम नहीं किया, कंपनी ने देखा कि भाई मार्केट में हमारे ही डिबेंचर्स बिक रहे हैं, कंपनी ने डिबेंचर्स खरीद लिए। ठीक है, वो बेचना चाहता है, कंपनी ने खरीद लिए। सपोज हो सकता है वो 99 पे भी खरीदे या 100 पे भी खरीदे, कितने पे भी खरीदे। अब कंपनी के पास दो रीजन होंगे मेजरली कंपनी करेगी। पहला रीजन होगा कि कंपनी के पास सरप्लस पैसा बचा हुआ है, कंपनी बोलती है यार मेरे पास पैसा बचा हुआ है, मेरे को इस पैसे की जरूरत नहीं है कहीं और, मैं क्यों फालतू में अपना इंटरेस्ट दूंगी। देखो अगर मेरे डिबेंचर्स मार्केट में रहेंगे तो मुझे इनको हर साल इंटरेस्ट देना है ना। अगर विजुअलाइज करो कि भाई मेरे पास अभी पैसे हैं, तो मैं फालतू में वो इंटरेस्ट क्यों पे करूं। तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट से इन डिबेंचर्स को खरीद रहा हूँ, अगर ऑप्शन है मेरे पास खरीदने के, अगर मार्केट में बिक रहे हैं मेरे मेरे ही डिबेंचर, तो मैं इनको खरीद रहा हूँ, मैं इनको खरीद रहा हूँ। उससे क्या होगा, जो एटलीस्ट डिबेंचर मेरे वापस आ गए, उस पर मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ना। एग्री और नॉट? जी सर। आज का बेटा समझ आ रहा है मैं क्या बोलूं? जी सर। भाई भाई यस सर। क्या आओगे समझ, पीछे आग डिबेंचर होल्डर, पीछे ब्याह, पीछे ब्याह, पीछे ब्याह। ठीक है, इसके पास भी 1 लाख के डिबेंचर है, समझ लेना, इसके पास भी 1 लाख है, इसके पास भी 1 लाख है, और इसके पास भी 1 लाख है। मैं कंपनी हूँ, ठीक है। तो अगर मैं डिबेंचर अपने वापस नहीं लूंगा, तो हर साल ईच ईयर कंपनी को एट द रेट ऑफ 10% 40,000 रुपया इंटरेस्ट पे करना होता है। करना है ना, इसको 10,000, इसको 10,000, 10,000। अब मेरे पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, मैं क्या था, काश मेरे पास मन होता तो मैं तो इन 4 लाख को 4 लाख वापस दे देता, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, मेरे पास पैसा बचा हुआ, मुझे कहीं चाहिए नहीं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर मेरे को पता यार ये अपने डिबेंचर्स बेच रहा है, तो मैं इसके डिबेंचर्स खरीदूंगा एज कंपनी। ये मेरी डिबेंचर जो मार्केट में है, मुझे मौका मिल रहा है, चाहे वो सस्ते पड़ रहे हैं, चाहे मेरे पास पैसा ज्यादा हुआ है, फॉर वॉट एवर रीजन, मैं ये अपने डिबेंचर्स मार्केट से खरीद रहा हूँ। सपोज मैंने ये डिबेंचर्स खरीद लिए, अब एंट्री क्या हो जाएगी, जब कंपनी डिबेंचर्स परचेज करेगी मार्केट से, तो एंट्री क्या करेंगे, अभी मैंने इनको रिडीम नहीं किया, कैंसिल नहीं किया, मैंने जस्ट मार्केट से खरीद लिया, अभी अपने पास रखा। तो इसमें क्या बोलते हैं,
हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। क्या किया एंट्री? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। सपोज पूरा 1 लाख का मैंने खरीदा, मतलब 1 लाख के डिबेंचर थे और मैंने 1 लाख में ही खरीदे। ये मार्केट में कम पे भी मिल सकता है, ज्यादा पे। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी 1 लाख में, तो मेरा जाएगा बैंक टू बैंक। मान लें अभी मैंने क्या किया, अभी एक स्टेज किया मैंने डिबेंचर्स को खरीद लिया मार्केट से। अब फायदा क्या होगा? अब जब मैं अगले साल इंटरेस्ट दूंगा, इसको 10,000 दूंगा, इसको 10,000 दूंगा, इसको 10,000, अपने को नहीं दूंगा ना। बिकॉज वो ना डिबेंचर मैं देख रहा हूँ भाई 10,000 मुझे देना है। किसको देना है? अपने को ही देना है। अपने एक जेब से निकालोगे दूसरी जेब में दोगे तो कोई फायदा हो गया? कोई नुकसान हो गया? ना तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, अगर कंपनी अपने डिबेंचर्स परचेज करेगी तो इतना श्योर होगा कि इसको डिबेंचर की इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। मैंने इन्वेस्टमेंट में ओन डिबेंचर किया। अब मेरे पास आगे दो ऑप्शन है। अगर मैं चाहूंगा कि भाई मैं इन डिबेंचर्स को कैंसिल करूं, मैं इन डिबेंचर्स को रिडीम करूं, तो वो भी मैं कर सकता हूं। इसके बाद दो ऑप्शन है, टू ऑप्शन है। जब परचेज करोगे उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो आप कैंसिल करोगे इन्हें या तो सेल करोगे मार्केट में। कैंसिल का मतलब क्या होगा? भाई मैंने परचेज कर लिया। अब अगर मैं बैलेंस शीट में देख रहा हूं, मैं अगर बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पे मेरी डिबेंचर्स दिख रहे हैं 4 लाख है। यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर दिख रहा हूँ 1 लाख। ये दिख रहा है मेरा एसेट जो मैंने ऊपर परचेज किया, ये 1 लाख के डिबेंचर। भाई मैं दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने 1 लाख के डिबेंचर खरीदे। किसके खरीदे? अपने डिबेंचर के, जो यहाँ पे मैं लाइबिलिटी दिखा रहा हूँ। ये 4 लाख में 1 लाख ये वाली लाइबिलिटी भी है ना, तो लाइबिलिटी भी मेरी, एसेट भी मेरा। तो मैं चाहूँ तो इनको खत्म करूँ। तो जो मैं यहाँ पे डिबेंचर की लाइबिलिटी है 1 लाख की, तो मैं उसको खत्म करूंगा। तो एंट्री करूंगा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। जो मेरे डिबेंचर्स होंगे उनको डेबिट करूंगा, और जो मेरी ओन इन्वेस्टमेंट है इसको क्रेडिट करूंगा। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने अपने डिबेंचर्स को कैंसिल कर दिया। इट इज नथिंग बट दिस इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो एक तरीका मेरा रिडेम्पशन का क्या है, जब मुझे लगेगा मार्केट में मेरा डिबेंचर सस्ते में मिल रहा है, या मुझे लगेगा मेरे पास सरप्लस है, मैं चुपचाप करके मार्केट से अपने डिबेंचर ही खरीदूंगा। और फिर मेरी मर्जी है, चाहे तो इसको कैंसिल करूंगा। तो मैंने किया डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। खत्म हो गया, मेरे डिबेंचर की लाइबिलिटी खत्म होगी। अब क्या बचा? ये मेरा कुछ नहीं बचा, और मेरे लाइबिलिटी डिबेंचर की 3 लाख की बची। तो अल्टीमेटली मैंने रिडीम कर दिया ना डिबेंचर। पहले 4 लाख थी, अब 3 लाख ही रही मेरी लाइबिलिटी। तो ये हो गया अगर मैं इनको कैंसिल करूंगा। दूसरा क्या तरीका है, अगर मैं इनको सेल करूं। सपोज आज मेरे पास सरप्लस था, तो मैंने क्या किया, मार्केट से परचेज कर लिया। Y4 में Y5, 1, 6, Y7 मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मेरे पास सरप्लस था। Y8 में मुझे लगा मुझे पैसों की जरूरत है। रादर देन इश्यू न्यू डिबेंचर, तो मैं इन्हीं डिबेंचर को, अपने जो डिबेंचर मेरे पास पड़े हैं इन्वेस्टमेंट, जो मेरे पास यहाँ पे 1 लाख पड़ा हुआ है, इसको मैं मार्केट में सेल कर सकता हूँ। जब मेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी तब इसको सेल करूंगा। तो सपोज Y7 में मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको सेल करूंगा, क्योंकि Y10 में इनका रिडेम्पशन का टाइम था, मैंने अभी तक रिडीम नहीं किया। तो मैं Y7 में जब सेल करूंगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मेरे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। सपोज मैंने ये 1 लाख में वापस दे दिए। अभी फिर ऊपर प्रॉफिट वॉफिट में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो मैंने इनको 1 लाख में वापस भेजा। तो इससे मेरे पास क्या फायदा हो गया कि जब मैं डिबेंचर्स को, अपनी डिबेंचर्स को परचेज कर रहा हूं, तो मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। चाहो तो मैं इसको कैंसिल करूं, चाहो तो मैं कल को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं इनको दोबारा मार्केट में बेचूंगा। और फिर ये रिडेम्पशन कब हो जाएगा, जब Y10 आएगा तब रिडेम्पशन हो जाएगा नॉर्मली। इस केस में रिडेम्पशन नहीं होता है सेल के ऊपर। समझ आई बात? जब मैंने परचेज किया उस वक्त रिडेम्पशन नहीं होता है। परचेज के बाद अगर मैंने कैंसिल कर लिया तो रिडेम्पशन हो गया। परचेज के बाद अगर मैं इनको दोबारा सेल हो गया तो रिडेम्पशन थोड़ी हुआ। रिडेम्पशन का मतलब क्या है? अल्टीमेट कैंसलिंग ऑफ द योर ओन डिबेंचर्स, बाय बैक ऑफ योर ओन डिबेंचर्स, रिपेमेंट ऑफ योर ओन डिबेंचर्स। जब आप परचेज करते हो अपने डिबेंचर्स, उस वक्त आप रिडेम्पशन नहीं कर रहे हो। उसके बाद अगर आपने इनको कैंसिल कर लिया तब बोला जाएगा कि आपने रिडेम्पशन कर लिया। अगर इसको दोबारा मार्केट में बेचा तो आपकी लायबिलिटी अभी भी है ना। रिडेम्पशन के वक्त आपकी लायबिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी। दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ जिसमें हम डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। इन सब पे हमें एक एक क्वेश्चंस करने अलॉन्ग विद इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो हम कल से एक एक को लेंगे। अभी मैंने बेस बनाने की कोशिश की। क्या आपको एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा समझ आ गया रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के क्या क्या तरीके हैं? यस और नो? जी सर। यस और Yes, नो? sir. जी सर। Yes, sir. बच्चों में खाना नहीं, यस सर। Yes, sir. बच्चे में खाना है। ब्याह में 2 क्रिकेट पास सर फिर भी जी मेरा ओपन मार्केट में जो
अपने शेयर्स लेते हैं ना। अभी हम डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं बेटा, बताओ। हाँ वही ना डिवेंचर्स। वो एक किस अमाउंट पे लेगी, मतलब कि अगर फेस वैल्यू मार्केट होगा में 100। बेटा मैंने अभी आपको दिखाया 1 लाख, बट मार्केट में आपको ये 99,000 रुपये मिल सकते हैं, मार्केट में आपको 1,02,000 के भी मिल सकते मैं हैं। बोल रही हूँ उससे उससे ज्यादा ही अगर ज्यादा होगा तब लेंगे। इट्स योर बिजनेस कॉल बेटा, आप ज्यादा में भी ले सकते हो। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास सरप्लस है बेटा, मैं इंटरेस्ट का फालतू क्यों दे दूं 10,000 10,000 हर साल। मेरे पास बहुत पैसा बचा हुआ और मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ यूज करूँ, कहीं और यूज करूँ तो वहां पे आ सकता है मैं 5-6 हजार ही कमा दूं, यहाँ पर मेरा 10,000 जा रहा है ना खर्चा, तो मैं 1,02,000 भी खरीदने के लिए मैं ओवरऑल देखूंगा मेरा फायदा कैसे हो रहा है। समझाई बात। एट एनी प्राइस यू कैन परचेज, दैट इज योर कमर्शियल कॉल, उसमें आपकी ट्रेजरी बैठी होती है, दैट दे टेक द डिसीजन कि कब खरीदना है, आपको तो टेंशन नहीं लेंगे। मैं ये पढ़ रही थी ना इससे पहले, तो मैंने देखा कहीं पे लिखा था कि इसका कॉस्ट कम होगा तब ये लेगी ये। नो, तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस आप खरीद दो। मैंने अभी बोला देखो मेरे पास सरप्लस पड़ा है, एक रीजन मेरा खरीदने का, देखो मेरे पास सरप्लस पड़ा होगा। एक रीजन होगा मार्केट में अभी सस्ता पड़ रहा है, मुझे पता है भाई रिडम्पशन के वक्त मुझे 100 देना है, अभी मैं 99 पे ही खरीद पाऊंगा तो मैं तब भी खरीदूंगा। मैं बोलता हूँ अदर वे अराउंड, मैं 101 पे भी खरीदूंगा। इमेजिन करो मेरे पास सरप्लस बहुत पैसा पड़ा हुआ है, समझ लो मेरी बात, मेरे पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक। मैं अगर आज की डेट में इसको मार्केट में लगाऊंगा, कहीं पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है मुझे, और मार्केट में अभी इंटरेस्ट रेट्स बहुत गिरे हैं, मेरे पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, मैं अगर इसको मार्केट में लगा दूंगा, हो सकता है मुझे ये मार्केट में 1 लाख पे मुझे 5% ही इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि मैं अपने डिबेंचर्स पे 1 लाख पे 10,000 दे रहा हूँ। तो उस वक्त मेरा डिबेंचर को ज्यादा रेट में बिकेगा ना, अगर कोई बेचना चाहता हो, क्योंकि मैं जो पता है अगर मैं उसको 1,02,000 भी दूंगा तो मेरा सेविंग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सेविंग, क्योंकि 1,02,000 उसको दे दूंगा। अल्टीमेटली मेरा लॉस क्या हुआ, 2,000 ये हो गया, और जो 5,000 मुझे इंटरेस्ट मिलता है 7,000, बट मेरा सेविंग तो 10,000 हो गया ना, तो मेरा नेट सेविंग 3,000 हो गया, नहीं हो गया नेट सेविंग। मुझे होप यू आर एबल टू कनेक्ट टू मी ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। जी सर। मैं अगर सपोज ऐसी मार्केट में कंडीशन आ रही है कि इंटरेस्ट सिर्फ 5% मिल रहा है, हम्म। जबकि मैं अपने डिबेंचर पर 10% दे रहा हूँ, तब भी मेरे लिए फायदा होगा कि मैं 1,02,000 पे भी डिबेंचर को खरीद सकता हूँ। क्यों? अगर मैं 1,02,000 पे खरीदूंगा, मेरा 2,000 का पहले नुकसान हो गया, क्योंकि इनकी वैल्यू लाख की, मैंने 1,02,000, तो 2,000 का नुकसान हो गया। और क्या नुकसान हो गया मेरा 1,02,000, इसको मैं अगर मैं बैंक में लगा था मुझे 5,000 इंटरेस्ट मिलता, तो मेरा लॉस कितना होगा, 2,000 और 5,000 7,000, बट मेरा 10,000 का सेविंग नहीं आपको दिख रहा है। जो मैं अगर डिबेंचर को परचेज नहीं करता तो मैं 10,000 का इंटरेस्ट देता, तो अल्टीमेटली मेरा नेट में सेविंग हुआ। सो इट इज योर कमर्शियल कॉल, आप किसी पे भी कर सकते हो, बट यूजुअली यू परचेज व्हेन it is being sold at a price lower than the face value. But yes, you can rightly purchase it even if the value is more than the face value. ठीक सर है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 8th वाले ईयर में जो है शेयर होल्डर ने अपने ये ना डिबेंचर सेल किए, हम्म। लेकिन वो बेच रहे हैं उनको 1,20,000 पे, और उनका जो इंटरेस्ट चढ़ रहा है ना 2 सालों में वो भी 20,000 ही चढ़ रहा है। तो हमें क्या हम्म। फायदा आएगा अगर हम 1,20,000 पे वो लेंगे। हमें नहीं, तो ऐसा हम नहीं यहाँ होता से बेटा। इंटर। आप ऐसी एग्जांपल बोल रहे हो, ऑब्वियसली इस तरह के में लेगा ही नहीं कंपनी। मैं बोल रहा हूँ कंपनी के पास ऑप्शन है, वो अगर चाहेगी कि वो खरीदेगी। अब आप ऐसा केस बोल रहे हो जो उसके लिए फायदेमंद होगा, ऑब्वियसली फायदेमंद चीज जो नहीं होगा वो क्यों लेगी कंपनी। द हम्म। पॉइंट इज कंपनी हैज ऑप्शन कि वो अगर चाहेगी मार्केट से खरीद सकती है। हम्म। ऑब्वियसली जब आप कंपैरिजन करोगे और मेरे को नुकसान हो रहा है, मैं क्यों खरीदूंगा। द पॉइंट इज जी। अगर कभी ऐसी नौबत आ गई कि आपको फायदा हो रहा है खरीदने में, तो आप खरीद सकते हो। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं अभी, हमें खरीदना है नहीं खरीदना, दैट कॉल विल बी टेकन बाय ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। जब आपको मैं व्हेन आई विल बी टीचिंग यू स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, वहां पे जी। मैं आपको बताऊंगा मैं कब खरीदूंगा कब नहीं खरीदूंगा, समझाई बात। ठीक है। अभी यू आर रीडिंग अकाउंटेंसी, मैं बोल रहा हूँ ऐसी नौबत आ सकती है आप खरीदोगे, अगर खरीदोगे तो अकाउंटिंग एंट्री क्या करोगे, समझ आई बात। ठीक, बेशक ही ना हो, नो सर। वो ऑब्वियसली आप इवैल्यूएशन करके कुछ चीज करोगे ना। अगर आपको लग रहा है फायदा हो रहा है तो आप खरीदोगे, वंस आप खरीदोगे मैं आपको सिखा रहा है अकाउंटिंग क्या करें। खरीदोगे फिर देखेंगे ऑप्शंस क्या है, अगर आपने कैंसिल किया तो मैं बोलूंगा रिडेम्पशन हो गया, तो लायबिलिटी डिबेंचर की खत्म हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अपनी खत्म हो जाएगी, प्रॉफिट और लॉस वो खुद ही निकलेगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो मैं नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको मोटा जी। मोटी मेथड बता दिए रिडेम्पशन के। अब मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, जो सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 था, उसमें ये लिखा था कि कंपनीज अगर डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं
तो इनको एक हाँ। अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा जिसका नाम है डीआरआर। जी। हम पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ डीआरआर एंड और मैं आपको बताऊंगा लॉजिक ऑफ डीआरआर। किस कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, बिकॉज आई नीड टू नो द लेटेस्ट स्टडी मटेरियल। आपका बुक में जो है लेटेस्ट क्या है, बिकॉज कुछ अमेंडमेंट्स आई थी 2019 में। मेरी बुक पुरानी है थोड़ी, तो इसमें मैं फिगर्स देख रहा हूँ अपेरेंटली कराते हैं, तो आई नीड द एग्जैक्ट फिगर्स, वो मैं आपको कल बताऊंगा। बट पहले देखेंगे कंपनीज एक्ट कैसे। कंपनीज एक्ट मैंने आपको बताया था क्यों बनाया जाता है, हाँ क्यों बनाया जाता है, सर, लोगों ये को प्रोटेक्ट करने गाइडलाइन। के लिए। हाँ, प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिफॉर्मिटी। कंपनी में क्या होता है कि भाई मैनेजमेंट अलग है, जिन लोगों का पैसा लगा होता है वो अलग है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो यार इसको गवर्न करने के लिए आपको रूल्स लाने पड़ेंगे, ताकि जो कंपनी के दुनिया के लोग, सॉरी इस कंट्री के जो लोग हैं, जो इस कंपनी में पैसा लगाएंगे, चाहे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, चाहे इन द फॉर्म ऑफ गिविंग लोन टू दिस कंपनी, चाहे इन द फॉर्म ऑफ डीलिंग विद दिस कंपनी, whether they are with the creditors or they will be the debtor, or they will be the bankers to the company, or they will be the debenture holders to the company. They all people, those all people are investing in this company in one way or other. So they need to be protected. Their rights need to be protected. There comes into picture the Companies Act, which guides the company, provides the guidelines कि कंपनी को कैसे बिजनेस करना है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि कंपनीज एक्ट ने बोला कि यार कंपनी को तेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो डीआरआर उठाना चाहती है, डीआरआर डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं, ओके यू आर बीइंग अलाउड टू इशू द डिबेंचर्स, ओके वेरी मच फाइन। But just remember one thing, if you are issuing the debentures, do create debenture redemption reserve out of your distributable profit. कंपनी का अल्टीमेट ओनर इज द शेयर होल्डर, yes or no? जी सर। Company का ultimate owner is the shareholder, the directors, and all those people who are taking advantage from the company directly or indirectly by way of salary or dividend. And debenture holders, they are not the owners of the company; they are just purely the creditors of the company. ठीक, वो आपको डेट देते हैं, वो आपको लोन देते हैं, उधार देते हैं। डिबेंचर होल्डर्स को मुझे प्रोटेक्ट करना है, नहीं करना है, जी सर। कौन करेगा? कंपनीज एक्ट करेगा। हम्म। कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर आपने डिबेंचर्स इशू कर लिए तो हर साल क्या करोगे, आपके जो प्रॉफिट्स आएंगे कंपनी के, जो आप चाहते कि उससे डिविडेंड दोगे। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल, शेयर। जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब द प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। जिस प्रॉफिट से आप डिविडेंड दे सकते थे उसमें से ऐसा करो कुछ परसेंटेज, 5, 10, 15, 20%, जो हर साल वो चेंज कर सकता है। कंपनी जाके बोल सकता है गाइडलाइन इतना करो जितना तुमको जरूरत पड़ेगी। सपोज मैं बोलूंगा 10%, तो बोलेंगे हर साल आप क्या करो, डीआरआर, हर साल आप अपने जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होंगे उसमें से ट्रांसफर करो, किसमें? डीआरआर में। किसमें ट्रांसफर करो? डीआरआर में। डीआरआर। आप एक रिजर्व क्रिएट करो, उसका नाम रखो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो उसके आप फिर एंट्री क्या करोगे, जब आपको कंपनी जाके बोला कि सपोज अगर आपके पास 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, आपने 10 लाख के डिबेंचर इशू कर लिए, 10 लाख के डिबेंचर इशू कर लिए, विच आर redeemable after 5 years, which are redeemable after 5 years। तो आप क्या करो, इनका 10%, इनका 10% कितना होता है? 1 लाख। 10,000। अच्छा, 10 लाख का होगा, 1 लाख। हाँ। 1 लाख, तो एट लीस्ट आप 1 लाख जो है ट्रांसफर करो डीआरआर में। ठीक है। और कहां से करोगे? उन प्रॉफिट से जो आप डिविडेंड दे सकते थे। तो आप एंट्री क्या करोगे लास्ट में? इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स ए रिजर्व। आपको अपोर्शन करना है, जो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया उसमें से करना है आपको अपोर्शन, नॉट एन एक्सपेंस। अपोर्शनेट करना है, वो प्रॉफिट से कुछ पैसा ट्रांसफर करना है एक रिजर्व में, और उसका नाम रखना है डीआरआर। तो आप करोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट। और कब करोगे? बाद में करोगे, अप्रोप्रिएशन। एक्सपेंस नहीं, चार्ज नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन है। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 1 लाख। सपोज आपके प्रॉफिट थे 3 लाख,
आपने 1 लाख यहाँ पे ट्रांसफर किया, अब पीछे कितना बचा? 2 लाख। 2 लाख। मतलब आप अगर डिविडेंड देना चाहो तो मैक्सिमम कितना दे सकते हो डिविडेंड? 2 लाख। हम्म। तो उस चक्कर में क्या हुआ, जो 1 लाख रुपया था ये आप बाहर नहीं दे सकते हो शेयर होल्डर। हम्म। मैं आपको समझा रहा हूं हाउ क्रिएशन ऑफ रिजर्व हेल्प्स या प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। आपने आज की डेट में उनसे 10 लाख रुपया ले लिए, हम्म। भाई कंपनीज एक्ट को ये इंश्योर करना है कि भाई जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे, जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे तब आपके पास 10 लाख रुपया तो होना चाहिए ना इनको पे करने के लिए। ठीक। अभी आपने इनसे पैसे ले लिए और तुला जो पार्टी या करने, 5 साल बाद पता चला, 10 साल बाद पता चला आपके पास पैसे ही नहीं है, तब क्या करेंगे बेचारे? तो इसलिए कंपनी ने बोला कि जब आपको प्रॉफिट आएगा ना तो सारा घर मत ले जाओ उड़ाने के लिए, इनके पैसों से पहले बिजनेस करोगे फिर प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट घर नहीं ले जाना सारा, उसमें से पहले एटलीस्ट 10% पैसा साइड में करो। उसको कहां पे रखो? डीआरआर में। क्या रखो? डीआरआर में। डीआरआर में। तो एंट्री क्या करो? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो अब इसमें आ गया 1 लाख रुपया। अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से बनेगी। हालांकि बैलेंस शीट का अलग फॉर्मेट है, मैं जैसा आपको बताता हूँ। सर अभी ये क्या हमने क्रिएट की एंट्री की ना, ये हमने कहाँ ट्रांसफर किया? क्रेडिट किया ना टू डीआरआर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। एक रिजर्व क्रिएट किया ना, रिजर्व तो क्रिएट करो तो क्रेडिट करोगे, जैसे पार्टनरशिप में पड़ा था प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे ना, तो एक अकाउंट आपने क्रिएट किया ना डीआरआर, और उसमें फिर आपने ट्रांसफर कर दिया पैसा। मैं अभी उस पॉइंट पे आऊंगा, मुझे समझ आया आपका डाउट है। अब देखो अब क्वेश्चन क्या सर रहेगी, सर मैं ये उसी इशू पॉइंट पे करने आऊंगा। बेटा बेटा वेट करो। यहाँ पे आपके डिविजन से 10 लाख है, हम्म। यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 3 लाख, उसमें से 1 लाख चला गया तो प्रॉफिट लॉस में 2 लाख बचे। यहाँ पे आपका डीआरआर बचा 1 लाख रुपए। यहाँ पे आपके बाकी एसेट्स होंगे 13 लाख, 10 लाख, और यहाँ पे सपोज आपका कैश था 3 लाख रुपए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका कैश प्रॉफिट 3 लाख था, तो ये 2 लाख प्रॉफिट था, पहले 3 लाख प्रॉफिट था तो 3 लाख कैश था। इसको आपने दो हिस्से किए प्रॉफिट के, एक प्रॉफिट लॉस में रहा 2 लाख और डीआरआर में रहा 1 लाख। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पैसा कहाँ है? यहाँ पे एसेट में पड़ा 3 लाख रुपया। तो अल्टीमेटली आप डिविडेंड कितना दे सकते हो? आप डिविडेंड आप 2 लाख ही दे सकते हो। 2 लाख की। तो सपोज आपने 2 लाख डिविडेंड दिया, तो कुछ पिक्चर क्या रहेगी फिर? अगर आपने 2 लाख का डिविडेंड दिया, एंट्री क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट हम्म। तो कैश 2 लाख। तो क्वेश्चन क्या रहेगी? यहाँ पे पीएनएल हटेगा क्योंकि आपने सारा डिविडेंड दे दिया, और कैश कितना बचेगा पीछे? 1 लाख। 1 तो लाख। अब देखो क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मुन्नता, जो आपका डाउट है खुद ही दूर हो जाएगा। जब आपने डीआरआर क्रिएट किया तो आपने लगा कि भाई हमने तो कोई पैसा तो ट्रांसफर किया ही नहीं। हम्म। जब आपने डीआरआर क्रिएट किया तो आपने कोई पैसा तो ट्रांसफर किया नहीं ना किसी में, पैसा तो ना। उधर ही पड़ा हुआ। बट आपने कहां से निकाला पैसा? वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वहां से आपने ट्रांसफर एंट्री मारी और एक अकाउंट क्रिएट किया जिसका नाम है डीआरआर। तो आपने एंट्री की स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब ब्यूटी देखो इस चीज की क्या है, जो ही आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया पैसा, आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कम हो गए। अभी तक आप 3 लाख डिविडेंड दे सकते थे, अब आप 2 लाख की डिविडेंड दे सकते हो, क्योंकि आपने पीएनएल में बचा बचा 2 लाख। सपोज करो आप पूरा 2 लाख या 2 लाख डिविडेंड दे दो, अल्टीमेटली क्या हुआ, जो 1 लाख रुपया था वो रिटेन हो गया बिजनेस में। हम्म। तो कंपनी ने बोला कि जो डीआरआर है, जो अब रिजर्व आपने डीआरआर क्रिएट किया, इससे क्या होगा? बाय क्रिएटिंग ए रिजर्व यू आर ब्लॉकिंग सम मनी इन द बिजनेस। आप वो बिजनेस में प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो पैसा बाहर नहीं जा रहा, बिकॉज आप कोई अलग से कोई थोड़ी बना रहे हो कुछ चीज। तो आपने रिजर्व, ये एक इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, मैंने पहले आपके क्वेश्चन में मुनजा का डाउट खुद ही क्रिएट हो गया था, बाकी के लिए मैं ऐसे ही बोला था। ये मैंने शायद जनरल रिजर्व के वक्त थोड़ा बता दिया था, या जिन्होंने पिछले साल पढ़ा था अकाउंटेंसी इनकम में था। हाउ डू क्रिएशन ऑफ रिजर्व या डीआरआर help in protecting the interest of debenture holders when the fact is that no
मनी इज ट्रांसफर्ड इन डीआरआर। डीआरआर में तो कोई पैसा डायरेक्टली गया नहीं, हम्म, डीआरआर में तो कोई पैसा गया नहीं। बट क्या हुआ मुनजा, ये अच्छे से देखो, जब आपने डीआरआर में कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया, कहां से, वो प्रॉफिट जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, तो वो अल्टीमेटली जो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते वो कम हो गए। पहले आप 3 लाख का 3 लाख डिविडेंड दे सकते थे, पर जब आपने इनको बोला नहीं, उसमें से 1 लाख डीआरआर में ट्रांसफर करो, अब आप कितना डिविडेंड दे सकते हो, सिर्फ 2 लाख। तो वो 1 लाख तो बिजनेस में ही रहेगा ना, आप बिजनेस से उसको बाहर निकाल नहीं सकते ना। तो इस तरीके से वो पैसा बिजनेस में ही रहा। तो जो चाहते थे कि भाई वो पैसा बिजनेस में ही रहे, ताकि लास्ट में जब आपको पैसे की जरूरत पड़े आप उसको निकाल उनको दे सकते हो, तो वो पैसा ब्लॉक रहा है ना बिजनेस में, क्योंकि आपने बंद कर दिया वो रास्ता जहां से पैसा निकल सकता था। शेयर होल्डर पैसा कहां से निकाल सकते थे, बाय वे ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी एक्ट ने बोला कि जो प्रॉफिट्स ऑफ डिविडेंड दे सकते हो, उसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा डीआरआर में ट्रांसफर करो। जब अपने वही प्रॉफिट वहां पे ट्रांसफर करते तो अल्टीमेटली उतना पैसा क्या होगा, बिजनेस में ही रहेगा। सपोज कल को आप डीआरआर में और 1 लाख करोगे, तो 2 लाख यहाँ पे रहेंगे, तो 2 लाख यहाँ पे कैश रहेगा, तो वो कैश घूम फिर के बिजनेस में ही रहेगा। समझ आई बात। जी सर। फिर इस डीआरआर का बोला, अब क्या हो सकता था, अगर इतना ही रखता कंपनी एक्ट कि आप डीआरआर में ट्रांसफर करो, तो बोला क्या करते, डीआरआर को ट्रांसफर करते, है ना, डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, फिर डीआरआर से डिविडेंड देंगे। ऐसा कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। जी सर। देखो कंपनीज एक्ट ने क्या बोला, कंपनीज एक्ट ने बोला, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। कंपनीज एक्ट ने बोला, वायर डिबेंचर्स आर इशूड, वायर डिबेंचर्स आर इशूड, ये देखो बेटा, वायर डिबेंचर्स आर इशूड बाय अ कंपनी under this section, the company shall create debenture redemption reserve account out of the profits of the company available for payment dividend and the amount credited to such account। जो आपने इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लिया, जो आपने इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, shall not be utilized by the company except for the redemption dividend। तो डीआरआर से आप जो पैसा अगर यूटिलाइज करना है, वो सिर्फ आप यूटिलाइज कर सकते हो किस चीज के लिए, रिडेम्पशन के लिए, और किसी पर्पज के लिए नहीं। तो फिर डीआरआर पे कर्ज लगा दी कि डीआरआर का पैसा आप कहीं नहीं ले सकते हो, डीआरआर का पैसा सिर्फ आपने रिडेम्पशन के लिए यूज करना है। ठीक है। तो फिर कंपनी नॉर्मली क्या करती है, इस पैसे को आइडल नहीं रखती है, इसको कहीं इन्वेस्ट करती है। क्या करती है, इन्वेस्ट। यहाँ पे आपने पहले प्रोटेक्ट किया इंटरेस्ट कैसे, आपने बोला कि भाई इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट से ट्रांसफर करो डीआरआर में। अब डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, तो बेसिकली आपने प्रॉफिट कम करके डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, पैसा अब बिजनेस में ही बचा हुआ है। फिर ये जो पैसा बचा है, ये आप कहीं यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप उसको यूज कर सकते हो। नत का बेटा म्यूट करो अपने आप को। ये जो आपने डिबेंचर का पैसा है, अब ये एसेट साइड में पड़ा हुआ है, मुनजा बेटा, अब ये एसेट साइड में पड़ा हुआ पैसा, आप डिबेंचर के डीआरआर के पैसे को कहीं यूज नहीं कर सकते हो अनलेस सिर्फ डिबेंचर के लिए। तो फिर कंपनी से बोलते हैं कि ये पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करो, सिर्फ किस पर्पज के लिए, डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए। तो कंपनी क्या करते हैं, नॉर्मली ये पैसा अलग से किसी अकाउंट में रखते, चाहे वो सपोज बैंक में एफडी करेगी या कहीं और रखेगी, तो फिर आप इसको कहीं इन्वेस्ट करते हो। इस पैसे को क्या करते हैं कंपनी, इस पैसे को अलग से कहीं इन्वेस्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डेबिट। सपोज उसको मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, बैंक में एफडी किया या कहीं और कर दिया इन्वेस्ट, क्योंकि मुझे पता है ये पैसा मुझे चाहिए 5 साल बाद जब मुझे रिडीम करने, तो इसको मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। तो अब इसके बाद क्वेश्चन कैसी रहेगी, अगर मैं इसके बाद बैलेंस शीट बनाऊंगा, यहाँ पे मेरा रहेगा डीआरआर करके 1 लाख, और यहाँ पे रहेगा डीआरआर इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख। ठीक है, समझ आई बात। मैं कल इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, ये पैसा जो था आइडल पड़ा हुआ था, इसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब तो पैसा सेफ रहा ना, मुनजा बेटा, ये पैसा सेफ रहा ना, कहीं पे इन्वेस्ट कर लिया ना। अब जिस दिन मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, जब मुझे रिडम्पशन करना है, तब इस इन्वेस्टमेंट को मैं बेचूंगा। हर साल इस पे इंटरेस्ट भी आएगा, जो भी आएगा वो अलग से देखेंगे, और जब मुझे फिर फाइनली पैसों की जरूरत होगी, उस दिन मैं क्या करूंगा, इस इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा। जिस दिन इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा, तो मेरे पास एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट, इसको बेचूंगा। सपोज इसमें यही 1 लाख रुपया वापस आया, ठीक है, और
फिर जो डिबेंचर को रिडीम करूंगा, एटलीस्ट यहाँ से इन्वेस्टमेंट से मुझे पैसा आ जाएगा, वो जाके फिर डिबेंचर होल्डर को पे करूंगा। अब इस डीआरआर की फिर उसके बाद कोई जरूरत नहीं है ना, डीआरआर की अब कोई जरूरत नहीं होती है। डीआरआर की जब सारे डिबेंचर रिडीम हो गए, फिर डीआरआर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जब मेरे पैसे आ गए, फिर मैं डिबेंचर होल्डर को पे करूंगा। तो एंट्री करूंगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, जितना भी वो होगा, सपोज 10 लाख, वो भी मेरे पास बाकी पैसे होंगे। ये तो मैंने 1 लाख दिखा, ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा होता है। फिर अल्टीमेटली पेमेंट करूंगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख। अब लास्ट में मेरे सारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, डीआरआर इन्वेस्टमेंट क्लोज हो गया, मेरे पास सिर्फ डीआरआर बचेगा। इस डीआरआर की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है ना। क्योंकि डीआरआर का काम क्या था, अगर आप देखोगे डीआरआर का काम क्या था, सिर्फ उस पैसे को ब्लॉक करना जो ये डिविडेंड की फॉर्म में ले सकते थे। तो उसको ब्लॉक करने के लिए मैंने क्या किया कि आप प्रॉफिट से ट्रांसफर कर लो डीआरआर में, जब तक आपके रिडम्पशन हो जाएगा। वंस रिडम्पशन हो जाएगा, फिर इस डीआरआर की कोई जरूरत नहीं है। तो क्योंकि ये पैसा आपने उनके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट से कम किए थे, फिर इस डीआरआर को लास्ट में आप ट्रांसफर करते हो जनरल रिजर्व में, क्योंकि ये पैसा शेयर होल्डर का ही है। बट आप चाहते थे जब तक डिबेंचर होल्डर का पैसा है, तब तक आप सारे पैसे अपने घर मत ले लो। अब क्योंकि आप उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब लास्ट में फिर आप क्या करते हो, इस डीआरआर की क्योंकि अब जरूरत नहीं होती है, इस डीआरआर को खत्म करते डीआरआर अकाउंट डेबिट तो जनरल रिजर्व करते हैं। जितना भी इसमें पैसा बचा हुआ है, सपोज ये मान लेंगे, तो डीआरआर का जो काम होता है वो सिर्फ ये होता है कि जितने टाइम के लिए आपके पास डिबेंचर होल्डर का पैसा पड़ा है, उतने टाइम के लिए डीआरआर आप रखो। क्योंकि हर साल आप डिबेंचर मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट है उससे कुछ पैसा ट्रांसफर करोगे डीआरआर में। बेसिकली आप इसमें कोई अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हो पैसा, पैसा तो आपके बिजनेस में ही पड़ा होता है। आप डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट्स को अपोर्शन करते हो डीआरआर में, कुछ पैसा आप ब्लॉक करते हो उनका, आप उनको सारा पैसा लेने नहीं देते हो, वो कुछ पैसा डीआरआर में रखते हो। और जब इसकी जरूरत नहीं होती है, तो इससे जितना भी होता है अमाउंट, इसको ट्रांसफर करते हो जनरल रिजर्व में। दिस वाज बेसिक कंसेप्ट अबाउट डीआरआर। कुछ समझ आया? सर 5-15% समझ आया आपको? हाँ सर आया। सर जो बताओ। आपने डिबेंचर्स रिपे किए ना, ये हाँ, आपने फिर किस अमाउंट से किए? मैंने अभी फेस वैल्यू ही रखा, 10 लाख के डिबेंचर थे, 10 लाख के 10 लाख पे का। जो डीआरआर था वो यूज नहीं हुआ इसमें? इसमें कैसे यूज होगा वो, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। डीआरआर मैंने अभी, आप ये चीज नहीं समझ पाए, ये देखो जो मैंने अभी दिखाया था, जब आपने ये एंट्री कर दी, इसको अच्छे से देखो, ये ये सब देखो प्लीज, ये सब देखो। डीआरआर आया कैसे वजूद में, आपने क्या किया, काश मतलब ना फेस टू फेस क्लास होनी चाहिए, मैं आपको ना अच्छे से समझा देता हूँ। चलो सारे फोकस करो दोबारा से। पहले ये देखो कि काम क्यों हो रहा है, डीआरआर की जरूरत क्यों पड़ रही है। आपने लोगों से पैसे लिए, ठीक है, हाँ। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। आप 10 लाख के डिबेंचर मत रखो, आप 1 लाख के डिबेंचर पकड़ लो, ठीक है, हम्म, आप 1 लाख के डिबेंचर पकड़ लो। हम्म, आपने लोगों से 1 लाख रुपया ले लिया बाय वे ऑफ डिबेंचर, तो आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, अल्लाह खैर चला। तो आपके पास पड़ा हुआ 1 लाख रुपया, और यहाँ पे आपने डिबेंचर्स की लायबिलिटी 1 लाख बुक कर दी, ठीक है। अब जो हम्म, 1 लाख, इससे आप काम करोगे, हम्म, तो जैसे आपने एसेट खरीदा, फिक्स एसेट, आपने क्या, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो पोजीशन क्या रहेगी, पोजीशन ये रहेगी। तब देखो पोजीशन ये रहेगी, जब आपने इससे फिक्स एसेट खरीदा तो पोजीशन ये रहेगी, यहाँ पे मेरे डिबेंचर्स है 1 लाख, हम्म, यहाँ पे मेरा आप प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख। हम्म। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। देखो ये प्लांट एंड मशीनरी यूज करोगे, आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म होगा, हम्म, प्लांट एंड मशीनरी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। सपोज 10 साल अभी हम्म, टाइम है, 10 साल बाद तो ये प्लांट मशीनरी खत्म हो जाएगा। बट भाई इनकी हम्म, लाइबिलिटी तो है ना, जी सर। इनको आपने 10 साल बाद 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए देना है ना। हम्म, तो यहाँ पे कंपनी जेड को टेंशन हो जाएगी, कंपनी जेड बोलेगा कि भाई कंपनी तो भाई इससे प्रॉफिट कमाएगी, इनके पैसे से ये मशीनरी खरीद के प्रॉफिट कमाएगी, हम्म, प्रॉफिट कमाएगी कंपनी हर साल। प्रॉफिट में सबसे पहले क्या करेगी, वो इनका इंटरेस्ट लेस करेगी, जी। फिर टैक्स लेस करेगी, फिर इनका बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है कि नहीं। जी सर। प्रॉफिट जो भी आएगा उसमें से इनका इंटरेस्ट लेस करेगी और टैक्स लेस करेगी, बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हम्म, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है।
हम्म, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, मतलब इससे ये डिविडेंड दे सकते हैं। कंपनी जेड को चिंता हो रही है कि भाई अगर ये शेयर होल्डर एक काम करेंगे कि जितना भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हर साल डिविडेंड में पूरा पैसा लेंगे, 10 साल बाद क्या होगा? 10 साल बाद तो भाई इनकी लाइबिलिटी 1 लाख देगी, अगर आप सारा पैसा लोगे तो ऐसी कंडीशन आ सकती है कि आपको इनके देने के लिए कोई पैसा ही नहीं बचेगा, हम्म, है कि नहीं? क्योंकि प्लांट जी एंड सर। मशीनरी जो था वो तो खत्म हो जाएगा। तो इट में वेरी वेल हैपन कि अगर ये कंपनी के शेयर होल्डर सारा प्रॉफिट जो है डिविडेंड के फॉर्म में घर ले जाएंगे, भाई जिस साल फिर आपको रिडीम करना है उस साल आप क्या करोगे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये यहां तक समझ आया? पहले बताओ यस और नो, सबको समझ आया? सारे बताओ यहां तक समझ आया? आपको कंसर्न क्या है? हम्म, सारे बताओ प्लीज, क्या आप सबको एक कंसर्न समझ आ रहा है कि भाई आपने उन लोगों से पैसा लिया है, देयर विल बी वेरी वेल हैपन कि आप उनको पैसा नहीं दोगे कल को, क्योंकि आप अगर सारे पैसे घर ले जाओगे तो आपके पास तो वो लास्ट में पैसा ही नहीं बचेगा ना 1 लाख रुपया उनको देने के लिए। नो सर। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, जो हमारे लड़के होते हैं ना कश्मीर में या इधर उधर, तो उसमें एक लड़का होता है वो एक ऑटो लाता है 2 लाख में, किसी तरीके से लोन वोन करके 2 लाख का ऑटो ले लेता है, ठीक है? हम्म, अब वो क्या करता है, वो 500 रुपया कमाता है, हम्म, 500 रुपया कमा ले बोलते यार 200-300 रुपया कमाए, पीछे के साथ बटमाले तो 30 लाख तुझी की ये बारबेक्यू खाता है, ताकि हाईवे साइड से मुझे कहना चाहिए तो ये ब्यूट तुझे खे नहीं चाहिए मोने आज को तो जो होते हैं मैं नहीं त्रात रही पत वाला वाक्य वो तुझे गए खया व्यायाम तो थे मत रहा तुझे, ये यही कर रहा है उल्लू का पट्टा 2 साल तू तक कमावा का खर्चा हुआ, 2 साल बाद क्या हो जाएगा? भाई इसका ऑटो तो खत्म होगा ना, हम्म, तो इसको नए ऑटो के लिए पैसे चाहिए थे। अगर ये ऐसा करता कि भाई अगर इसे 300 रुपया कमाए या हर साल हर दिन क्या करता कि भाई 150-150 रुपया जमा करके बैंक में रख देता, उसको घर हम्म, नहीं दे जाता, तो क्या हम्म, होता जब तक इसका ये ऑटो खत्म हो जाता तब तक इसके पास इतना पैसा बचा होता कि ये नया ऑटो खरीद लेते। तो ये हम्म, बेसिक कंसेप्ट उसको समझ नहीं आता कि मेरे ऑटो की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, मुझे कल को नया एसेट आता है, तो इसने अगर अकाउंटेंसी पढ़ी होती ये समझ लेता मेरे को प्रोविजन फॉर करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन करना है और उतना पैसा ब्लॉक करके रखना है ताकि मैं लास्ट में पैसा वो ऑटो खरीदूंगा, तो इसको ये नौबत नहीं आती कि 5 से बेस्ट रख पाता। ये मैं एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कंपनी में कि भाई इनको तो बाद में 1 लाख रुपया तो देना ही है ना, अगर ये हम्म, सारा प्रॉफिट आके घर ले जाएंगे तो देयर में वेरी वेल हैपन कि इनके पास वो पैसा बचाएगा नहीं उनको देने के लिए। ना। तो कंपनी सेट बोलता है कि भाई नहीं, वी नीड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपेंडेंट, सो व्हाट यू डू, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है वो सारा आप घर मत ले जाओ फिलहाल, हम्म, वो सारा आप अभी घर मत ले जाओ। अगर आप 300 रुपया कमा रहे हो, या मैं आपको बोलूंगा अगर आप 2 लाख रुपया कमा रहे हो, तो हर साल ऐसा करो 10% जो अगर 5 साल बाद आपको रिडीम करना है तो हर साल आप क्या करो 10% ट्रांसफर करो प्रॉफिट से लेके डीआरआर। तो आपने एंट्री क्या कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। बेसिकली आप कर रहे हो, आप कोई पैसा इसमें ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप कोई हम्म, पैसा इसमें ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप प्रॉफिट में से कुछ पैसा एपोर्शन करके एक रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो जिसका नाम है डीआरआर। जी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका पैसा इधर ही है, सपोज आपको 2 लाख पैसा आया, यहाँ पे 2 लाख बचा हुआ है, हम्म, और यहाँ पे जो आपने क्या किया पीएनएल में आपने किया 1,80,000 हम्म, और डीआरआर में किया आपने 20,000। हम्म, इससे क्या हो गया, अगर आप डिविडेंड देना भी चाहो आप कितना दे सकते हो, 1,80,000 दे सकते हो। हम्म, यहाँ पे फोकस करो, आपने डीआरआर में जब वीजा ट्रांसफर किया इससे फायदा क्या हो गया, आपने कोई पैसा इसमें नहीं डाला ना, पैसा तो एसएसआर में पड़ा है बैंक पे, और जब डीआरआर ट्रांसफर कर दिया आपने डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट कम किया, अब वो कितना डिविडेंड दे सकते हैं 1,80,000, 80,000। उसने 1,80,000 पूरा डिविडेंड दे दिया, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा पीएनएल में कुछ बचेगा नहीं, ना। बैंक में कितना बचेगा, बैंक में 20,000 बचेगा नहीं बचेगा? हम्म, तो बेटा जो आप चाह रहे थे कि भाई उतना पैसा बिजनेस में ही रहे वो रहा कि नहीं रहा? हाँ। अगले साल और आपने 20,000 ट्रांसफर किया, अब क्वेश्चन क्या रहे, यहाँ पे 40,000 यहाँ पे 40,000 रहे, अगले साल और 20,000 किए, यहाँ पे 60,000 यहाँ पे 60,000, अगले साल यहाँ पे 80,000 यहाँ पे 80,000, यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे 1 लाख, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा डीआरआर में उतना पैसा आ गया जितना आपको रिडीम्शन के लिए चाहिए। हम्म, तो फिर जब आपको पैसा यहाँ पे 1 लाख रुपया आया तो आप पे कर दो हम्म, लास्ट में, तो एंट्री करोगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो बैंक बैंक। 1 लाख रुपये। जी। तो अब आप बोलोगे उनको देखो हमारा यही काम था कि उनका प्रोटेक्ट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, तभी हमने आपको कदर लगाई थी, जो आपका प्रॉफिट था वो पैसा आपका था, वो प्रॉफिट आपका था, बट हमने बोला अभी आप इसको घर नहीं ले सकते हो, आप इसको डीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हो।
अब हम बोलेंगे कि हमारा पर्पस शुरू हो गया, वो पैसा बिजनेस में रहा, लास्ट में आपको उनको पे कर दिया ना, उस डीआरआर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका ही पैसा था। पैसा इन द सेंस प्रॉफिट था, आपका ही प्रॉफिट था जो आपने आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया ना, वो आप कर सकते हो। तो आपके डीआरआर की कोई जरूरत नहीं होती है, फिर आप डीआरआर को ट्रांसफर करते हो जनरल रिजर्व में। समझ आया कि नहीं? डीआरआर काम क्या करता है? गेट वालों का काम करता है। तो ये कुछ पैसा रोक के रखता है। वंस वो प्रॉफिट डिबेंचर रिडीम हो गए, फिर इस डीआरआर की कोई जरूरत नहीं है, फिर इसको भी आप बोलो कि ले लो आप वापस, हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में जो कैश था वो एसेट साइड में बचा हुआ था। फिर ये डीआरआर का जो क्रेडिट था, इसको डेबिट करके आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। समझ आई बात? हाँ सर। थोड़ा ही समझ आया होगा, अभी पूरा समझ नहीं आया, बिकॉज मेरे को भी ये सीए इंटर में समझ आया। और सर यहाँ पे सिंपली जो है यहाँ पे अभी दिया नहीं होता है, यहाँ पे खाली डीआरआर दिखाता से है कि क्या, हमने सुनो, क्रिएट करा है। डीआरआर में ना पैसा डालते हो, डीआरआर हाँ से हाँ पैसा जाता है, कुछ नहीं होता है डीआरआर से। डीआरआर से आप सिर्फ क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है उसको अपोर्शन करके एक अकाउंट में रखते हो। आया समझ, और आया मतलब समझ। बैंक अकाउंट नहीं, एक हम्म। रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, ताकि जो हाँ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो कम हो। जब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही कम हो जाएगा तो आप डिस्ट्रीब्यूट ही कम कर सकते हो। अल्टीमेटली उतना पैसा जितना आप नहीं दे पाओगे वो बिजनेस में ही रहेगा ना। जी सर। फिर इस पैसे को आप इंटरेस्ट इन्वेस्ट करते हो, डीआरआर इन्वेस्टमेंट करके, फिर और सिक्योर हो जाता है। फिर वो आ जाएगी कि डीआरआर का पैसा आपको फिर इन्वेस्ट करना है, वो एक और सबसेक्शन है 18 सबसेक्शन 5। इस पैसे को आपने उधर ही रखना है, इसको अलग से इन्वेस्ट करो डीआरआर इन्वेस्टमेंट करके, तो फिर पूरा सिक्योर रहता है कि इन्वेस्टमेंट आपने कर दी। फिर इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा दे दो डिबेंचर होल्डर को। अब इस डीआरआर की कोई जरूरत नहीं होती। मैं बोलता हूँ मेरे को ये कंसेप्ट ना 12th में समझ आया था, ना सीए फाउंडेशन में समझ आया था, और सीए इंटर में मुझे ये फिर लास्ट में खुद ही समझ आया था, जब मैं एक बार, मुझे अभी वो याद है, मैं घर में पढ़ रहा था ना, ये क्वेश्चन मेरे को थी तो ये सेव कैसे करता है, फिर मैंने पूरे से फोकस करके डायग्राम, तब मुझे ये समझ आया कि ये इतना अच्छा कंसेप्ट है कंपनी टैग का। मैंने कोशिश की कि अभी तुम थोड़ा उस लेवल के नहीं हो ना, मतलब जैसे आप सपोज कोई डॉक्टर बनेगा, उनमें हाँ मैं गणने के बारे सर्जरी के प्रचार ना गणने के बारे थोड़ा तुमसा याच्या हो, ताकि मला सीजर इंटर साटा वाटा जो हुई थी, थोड़ा 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 चले मसा माझ्या मुंह से लास्ट पर या डेमेज को थोड़ा पाँच हो चुकी, तो वही मैंने कोशिश कर दी। डीआरआर अभी आपको पूरा समझ नहीं आएगा, अगर अभी समझ आएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा मैंने कोशिश कर दी कि थोड़ा हद तक आपको समझा दूं कैसे ये मैकेनिज्म हो रहा है। पर जितना आगे आप अकाउंटेंसी और पढ़ोगे उतना आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को, तो आपको और समझ आएगा। आज मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, कल इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसके करेंगे, और डीआरआर में और क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। बट आज मुझे वो एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी आपको कि डीआरआर से कैसे ये होता है कि पैसा बिजनेस में ही रहता है, वो आपको समझना है। वो बहुत सिंपल है समझना, अगर आपको समझ पाओगे कि जितना आप ये बना कहां से दे रहे हो डीआरआर, आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से बना रहे हो। तो जब आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही कम कर लिए तो उतना पैसा वो बाहर नहीं ले पाएंगे, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में ही रहा। समझ आई बात? जी सर। और किसी को कोई डाउट? नो सर। तो कल थोड़ा सा डीआरआर वाला टॉपिक जो है, ये डिबेंचर रिटर्न वाला, प्लीज जो अपनी बुक्स है, स्पेशली जिनके पास लेटेस्ट बुक्स है, वो पढ़ लेना, और मुझे अपनी बुक की जो ये रिटर्न वाला टॉपिक है इसके अच्छे फोटोज सेंड कर लेना, ठीक है ना? मुझे भी थोड़ा वो लेटेस्ट रेट्स वाला आपको, जो आपकी नॉलेज के लिए है, मैं तो कंपनी जैसे पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ के बता सकता हूँ, बट मुझे जस्ट देखना सर आपकी वो बुक में। कब आपको चाहिए, कल? हाँ, आप आज भेज देना या कल सुबह भेज देना, दिन में भेज देना, लेक्चर से पहले सर भेज कल। देना। हाँ कल लेक्चर जो है 7 बजे या 8 बजे, कल से मेरी क्लास थोड़ी लेट हो जाएगी क्योंकि मुझे मेरी उंगली में लगी थी इधर मार्च में, शायद आप लोगों को पता होगा। तो मेरे को फिजियोथेरेपी के लिए जाना होगा कल से, तो मेरी क्लास शायद कल से 8 बजे ही होगी, ठीक है? जी। फिलहाल के लिए जब तक मेरी फिजियोथेरेपी चलेगी। तो मैं बोल रहा हूँ क्लास से पहले पहले डाल देना, ठीक है ना? 5-6 बजे तक शाम ओके। को डाल देना, ठीक है ना? जितना जल्दी हो सके ठीक है उतना ठीक सही, 5-6 बजे तक डाल देना वो, ठीक है? है। तो आज इतना ही, आपका कोई होमवर्क नहीं है, होमवर्क बस इतना ही है कि थोड़ा सा रिडम्पशन वाला चैप्टर पढ़ लेना। और इशू ऑफ डिबेंचर में किसी का कोई डाउट? साहबा नो बेटा सर। आपका कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बाकी नातिका, फैबा, आपका कोई डाउट? चलो एक प्रॉमिस कर लो कि कल आप थोड़ा रिडम्पशन का पढ़ के आओगे घर से थोड़ा सा, ताकि एटलीस्ट कुछ डाउट्स आपके जहन में रहे जो आप मुझे कल, ठीक है? जी सर। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।